4 जनवरी 2003 दिल्ली की सर्द सुबह थी। साउथ ब्लॉक में हीटर की गर्मी के बावजूद एक ठहराव था। भीतर तय हो रहा था कुछ ऐसा जो भारत के भविष्य को दशकों तक दिशा देने वाला था। 5 साल पहले पोखरण की रेत में जो हुआ था उसे आज याद किया जा रहा था। दुनिया भारत को शक्ति नजर से देख रही थी और भारत ने तभी फैसला लिया कि भारत परमाणु हथियारों का पहला प्रयोग नहीं करेगा। यह सिर्फ रणनीति नहीं थी, यह भारत की सभ्यतागत सोच थी। 4 जनवरी 2003 को भारत ने आधिकारिक तौर पर अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दुनिया के सामने रखी। भारत ने कहा, हम सक्षम हैं, लेकिन आक्रामक नहीं। यह उस भारत की कहानी थी जिसने युद्ध की शक्ति रखते हुए भी शांति को चुना और साउथ ब्लॉक के उन शांत गलियारों में इतिहास ने बिना शोर किए एक नया अध्याय लिख दिया। लेकिन ये तो थी भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। असली कहानी तो ये जानने में है कि भारत परमाणु संपन्न हुआ कैसे। 4, 3, 2, 1, 0। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र सिंह। किस्से कहानी के 14वें एपिसोड में आज बात भारत के परमाणु संपन्न देश बनने की। बरस था 1998। सत्ता की दहलीज पर एनडीए को आए अभी चंद दिन ही हुए थे। लुटियंस की कोठियों में फुसफुसाहटें हो रही थीं। एक रोज नरसिंह राव तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पहुंचे और अटल से कहा कि सामग्री तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री बने एक पखवाड़ा भी अभी नहीं बीता था कि वाजपेयी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर आर चिदंबरम को मिलने बुलाया। बातचीत लंबी नहीं, मुद्दे की हुई। निष्कर्ष निकला, काम को आगे बढ़ाया जाए। उधर राष्ट्रपति के आर नारायणन 26 अप्रैल से 10 मई तक दक्षिणी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे। राजभवन को पैगाम भेजा गया, यात्रा कुछ दिनों के लिए टाल दें। डॉक्टर चिदंबरम की बेटी की शादी 27 अप्रैल को तय थी। घर में तैयारियां थीं, रिश्तेदारों की आमद थी, मगर फैसला हुआ कि शादी को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि शादी में पी चिदंबरम की गैर मौजूदगी से दुनिया समझ सकती थी कि भारत कुछ बड़ा सोच रहा है। फिर तारीख का सवाल उठा। डॉक्टर कलाम ने सुझाव दिया बुद्ध पूर्णिमा 11 मई 1998 का दिन। 20 अप्रैल को सीनियर वैज्ञानिकों को बता दिया कि फैसला हो चुका है, भारत आगे बढ़ने वाला है और साथ ही दी गई बात को बेहद राज रखने की नसीहत। फिर शुरू हुआ बिखरने का सिलसिला। कोई आज निकला, कोई 2 दिन बाद, कोई किसी और रास्ते से, मगर मंजिल सबकी एक ही थी, पोखरण। घर से निकलते वक्त झूठ बोलना सबसे मुश्किल था। किसी ने पत्नी से कहा दिल्ली जा रहा हूं, मीटिंग है। किसी ने कहा एक सम्मेलन है, 20 दिन तक फोन करना मुमकिन नहीं होगा। मिशन की हिफाजत के लिए हर नाम को पीछे छोड़ दिया गया। कोई शर्मा नहीं था, कोई खान नहीं था, हर शख्स का नया नाम और सरनेम था। यहाँ तक कि पोखरण भी सीधा कोई नहीं पहुंचा। रेगिस्तान तक जाने के लिए भी रास्तों को भटकाया गया। बार्क और डीआरडीओ की कलम और कैलकुलेटर वाली टीम को पोखरण पहुंचते ही वर्दी थमा दी गई। स्टार्च लगे कपड़े, सख्त कॉलर, भारी बूट जिनके वो कतई आदी नहीं थे। सभी को ठहराया गया कम ऊंचाई वाले कमरों में, लकड़ी के पतले पार्टीशन और बस एक पलंग जितनी जगह। ना खिड़की से नजारा, न दीवारों पर तस्वीरें, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। परमाणु बमों का कोड नेम था कैंटीन स्टोर्स, ऐसा नाम जिस पर ना शक जाए ना सवाल उठे। इजाजत मिल चुकी थी। अब मसला सिर्फ इतना था कि मुंबई के सीने में दफन उन बमों को खरण की रेत तक पहुंचाया कैसे जाए। मुंबई के उस कोने में जमीन के नीचे वो वोल्ट्स, और ये वोल्ट्स हर साल सिर्फ विश्वकर्मा पूजा के दिन खुलते थे। वैज्ञानिक और मजदूर पहले पूजा करते, फिर दरवाजों पर भभूत लगाते। जब कभी प्रधानमंत्री बार्क के दौरे पर आते तो इन्हीं वोल्ट्स को दिखाया जाता। एक बार तो थल सेना अध्यक्ष जनरल सुंदर जी भी उस दरवाजे के सामने खड़े हुए थे, बिना ये जाने कि भीतर कितना इतिहास सांस ले रहा है। अंदर रखे 6 प्लूटोनियम बम
गेंद की शक्ल में थे, टेनिस बॉल से जरा सी बड़ी, वजन 3 से 8 किलो के बीच, देखने में खिलौने जैसे। इन गोलों को एक काले बक्से पर रखा गया था। बार्क के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सिरदर्द था इन गोलों को अपने ही सुरक्षा कर्मियों को बिना बताए वहां से हटवाना। सुरक्षा कर्मियों से कहा गया कि कुछ खास उपकरण दक्षिण के एक परमाणु संयंत्र ले जाने हैं। रात के वक्त ट्रकों का काफिला आएगा, बस ट्रक के लिए गेट खोलना है। लेकिन अब एक और समस्या थी, मुंबई आधी रात के बाद भी जगती रहती है। फैसला इसलिए सोच समझ कर लिया गया, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए और शक की जरा सी भी गुंजाइश न छोड़ने के वास्ते ट्रकों को सुबह 2 से 4 बजे के दरमियान निकाला गया। वरिष्ठ पत्रकार राज चिंगप्पा अपनी किताब वेपन्स ऑफ पीस द सीक्रेट स्टोरी ऑफ इंडिया क्वेस्ट टू बी अ न्यूक्लियर पावर में लिखते हैं कि सुबह तड़के 4 ट्रक खामोशी से बार्क संयंत्र के फाटक पर आकर रुके। हर ट्रक पर 5 सशस्त्र सैनिक सवार थे, हाथ हथियारों पर और जहन पूरी तरह चौकस। ट्रकों पर आर्म्ड प्लेट जड़ी थीं ताकि उस पर किसी तरह का बम हमला न किया जा सके। 2 काले क्रेट दूसरे तकनीकी उपकरणों के साथ एक ट्रक पर लाद दिए गए। बाहर से सब कुछ मामूली, मगर भीतर मौजूद लोग जानते थे ये कोई मामूली लदान नहीं है। उसी पर डीआरडीओ टीम के वरिष्ठ सदस्य उमंग कपूर के मुंह से निकल पड़ा, हिस्ट्री इज नाउ ऑन द मूव। चारों ट्रक तेज रफ्तार से मुंबई हवाई अड्डे की ओर बढ़ चले, जो वहां से महज 30 मिनट की दूरी पर थी। एयरपोर्ट पर पहले ही सारे जरूरी क्लियरेंस ले लिए गए थे। ट्रकों को सीधे हवाई पट्टी तक ले जाया गया, जहां एक AN-32 विमान ने मुंबई हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया। 2 घंटे बाद उसने जैसलमेर हवाई अड्डे पर लैंड किया, जहां ट्रकों का एक और काफिला इंतजार कर रहा था। हर ट्रक पर हथियार बंद सैनिक बैठे थे। जब वो ट्रकों से उतरे तो हथियार को तौलियों से छिपा लिया। जैसलमेर हवाई अड्डे से जब ट्रक पोखरण के लिए निकले तो सुबह हो चुकी थी। राज चिंगप्पा लिखते हैं, पोखरण में ये ट्रक सीधे प्रेयर हॉल पहुंचे, जहां बमों को असेंबल किया जाना था। जैसे ही प्लूटोनियम की गेंदें वहां पहुंची तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष राजगोपाल चिदंबरम की जान में जान आई। वो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें साफ याद था कि इस बार सब कुछ 1971 से कितना अलग था। तब परमाणु डिवाइस उन्हें खुद अपने साथ पोखरण लाना था। इस बार इतिहास अकेले नहीं चल रहा था। पूरी व्यवस्था, पूरी मशीनरी और पूरा मुल्क खामोशी से उसके साथ कदम मिला रहा था। परीक्षण से कुछ दिन पहले बार्क के निदेशक अनिल काकोडकर के पिता का इंतकाल हो गया। काकोडकर को अंतिम संस्कार के लिए पोखरण छोड़ना पड़ा, मगर 2 दिन भी पूरे नहीं हुए कि काकोडकर उसी जिम्मेदारी के बीच लौट आए। उधर जिस दिन कुंभकर्ण सॉफ्ट विस्फोट के लिए तैयार किया जा रहा था, तभी एक जवान के हाथ में बिच्छू ने डंक मार दिया। तेज दर्द के बीच जवान अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। जब सूजन बढ़ गई और हाथ कांपने लगा, तब लोगों की नजर पड़ी और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। इसी दौरान ताजमहल सॉफ्ट में बालू निकलता एक बुलडोजर गलती से एक बड़े पत्थर से टकरा गया। पत्थर तेजी से सॉफ्ट के मुंह की ओर लुढ़कने लगा। अगर वो 150 मीटर गहरे सॉफ्ट में गिर जाता तो अंदर बिछे तारों को नुकसान होना तय था और महीनों की मेहनत मिट्टी हो जाती। एक जवान ने बिना सोचे डाइव लगाई। जान की परवाह किए बगैर 4 और जवान कूद पड़े और रोकने में पूरी ताकत लगा दी। परीक्षण से कुछ दिन पहले एक और मुसीबत आई। जब घिरनी पूरी सिस्टम से सॉफ्ट को नीचे उतारा जा रहा था, अचानक बिजली चली गई। लोग सॉफ्ट के अंदर घंटों फंसे रहे, चुटकुले सुनाकर अपना समय बिताया। बार बार बिजली के आने जाने से काम में अड़चन पैदा हो रही थी। आखिर में फैसला हुआ, जिस जगह काम चल रहा था वहां जनरेटर शिफ्ट किया जाएगा। उस जनरेटर का कोड नेम था फार्म हाउस। जब ये सब तैयारियां चल रही थीं, तो वैज्ञानिकों को पता चला कि पास में ही एक निजी कंपनी तेल खोजने के लिए खुदाई कर रही है।
अनिल काकोडकर ने तय किया कि वो वहां जाएंगे और देखेंगे कि वहां किस तकनीकी से खुदाई कर रहे हैं। काकोडकर अपनी आत्मकथा फायर एंड फ्यूरी में लिखते हैं, हम सब वहां सेना की वर्दी में पहुंचे, मगर काम करने वाले एक शख्स ने मेरे साथी विलास कुलकर्णी को अलग बुलाया और मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये काकोडकर साहब तो नहीं है। कुलकर्णी ने उसे समझाया, नहीं, मैं काकोडकर नहीं हूं, मगर शख्स अड़ा रहा। मैं डोंबिवली का रहने वाला हूं और मैंने काकोडकर को कई बार देखा है। काकोडकर और उनकी टीम ने समझ लिया यहां से निकल जाना ही सबसे सुरक्षित है। इसी बीच प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को अचानक अपने पास बुलाया। सिन्हा अपनी आत्मकथा रेलेंटलेस में लिखते हैं, मुझे उनका कार्यालय नहीं दिखाया गया, सिर्फ उनके शयन कक्ष में ले जाया गया। तुरंत मुझे अंदाजा हो गया कि ये कोई आम बैठक नहीं है। वे मुझे भारत के परमाणु परीक्षण की तैयारियों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा, हो सकता है कि दुनिया की ताकतें इसके लिए भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाएं, इसलिए हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने सोचा कि आपको पहले से इस बारे में खबरदार कर दूं, ताकि जब समय आए आप पहले से तैयार रहें। पोखरण में रेत और धूल के बीच मुंबई और दिल्ली में इतिहास की तिजोरी खुल रही थी। एक तरफ खामोशी और सावधानी, दूसरी तरफ रणनीति और चेतावनी। अंदर और बाहर हर दिल में एक ही एहसास था, इतिहास अब कदम बढ़ाने ही वाला है और ये कदम किसी के शक और किसी की नजरों से छुपकर सिर्फ साहस और समझदारी के साथ अंजाम तक पहुंचने वाले थे। 11 मई की वो सुबह इतिहास की किताब में अपनी चमक लिए खड़ी थी। पोखरण का रेगिस्तान जो दिन में तपिश से पिघलता था, उस दिन एक नई तहम और रफ्तार का गवाह बनने वाला था। एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रधानमंत्री निवास पर फोन कर ब्रजेश मिश्र को बताया कि हवा की रफ्तार धीमी पड़ रही है, अगले 1 घंटे में धमाका किया जा सकता है। पोखरण के कंट्रोल रूम में प्लास्टिक स्टूल पर बैठे वैज्ञानिकों की आंखें मॉनिटर के तरफ चिपकी थीं। ब्रजेश मिश्रा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वाजपेयी के सचिव शक्ति सिन्हा वाजपेयी के पास कुछ जरूरी फाइलें लेकर आ रहे थे। उस दिन शक्ति सिन्हा का जन्मदिन भी था, लेकिन वो जानबूझकर उन्हें बधाई देने वालों का मोबाइल कॉल नहीं ले रहे थे। उधर पोखरण में मौसम विभाग की रिपोर्ट आ गई, सब कुछ ठीक। 3:45 पर मॉनिटर पर लाल रोशनी चमकी। 1 सेकंड के भीतर तीनों स्क्रीनें चौंधियाने वाली रोशनी से भर गईं और अचानक सभी तस्वीरें फ्रीज हो गईं। सॉफ्ट के अंदर लगे कैमरे विस्फोट की ताकत के आगे नष्ट हो गए। धरती के भीतर तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और ताजमहल सॉफ्ट में विस्फोट ने ऐसा बल पैदा किया कि हॉकी के मैदान के बराबर बालू हवा में उठा दिया। हवा में उड़ते डीआरडीओ के कर्नल उमंग कपूर हेलीकॉप्टर से धूल के सैलाब को निहारते रहे और मन ही मन मुस्कुराते रहे। रेगिस्तान का हर दाना उस पल इतिहास की चिंगारी में छिलमिला उठा। नीचे वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि उनके पैर के नीचे धरती बुरी तरह से हिल रही है। वहां और देश भर में मौजूद दर्जनों सिस्मोग्राफ्स की सुइयां बुरी तरह से हिलीं। वैज्ञानिक अपने बंकरों से निकलकर बाहर की तरफ दौड़े ताकि वो रेत की दीवार को उठने और गिरने के न भुलाए जाने वाले दृश्य अपनी आंखों से देख सकें। सैनिकों ने रेत का गुब्बार उठते ही नारा लगाया, भारत माता की जय। वहां मौजूद वैज्ञानिक के संथानम ने कहा, उस मंजर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चिदंबरम ने बहुत जोर से कलाम से हाथ मिलाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था हम 24 साल बाद भी ये काम दोबारा अंजाम दे सकते हैं। कलाम के मुंह से निकला, हमने दुनिया की परमाणु शक्तियों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया है। अब 1 अरब लोगों के हमारे देश को कोई नहीं कह सकता उसे क्या करना है। अब हम तय करेंगे कि हमें क्या करना है। उधर प्रधानमंत्री निवास में फोन के बगल में बैठे ब्रजेश मिश्र ने पहली घंटी पर फोन उठाया। उन्होंने रिसीवर पर कलाम की कांपती हुई आवाज सुनी, सर वी हैव डन इट। मिश्र फोन पर ही चिल्लाए, गॉड
ब्लेस यू। बाद में वाजपेयी ने कहा, उस क्षण का वर्णन कर पाना मुश्किल है, लेकिन हमें अत्यंत खुशी और पूर्णता का एहसास हुआ। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के सचिव रहे शक्ति सिन्हा ने अपनी किताब वाजपेयी द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया में लिखा, वाजपेयी मंत्रिमंडल के 4 मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह वाजपेयी के निवास में डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए थे। सोफे पर बैठे हुए प्रधानमंत्री वाजपेयी गहरी सोच में डूबे हुए थे। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। सिन्हा लिखते हैं, वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर खुशी साफ पड़ी जा सकती थी, लेकिन ना तो कोई उछला और ना ही किसी ने किसी को गले या पीठ थपथपाई। लेकिन उस कमरे में मौजूद लगभग हर शख्स की आंखों में आंसू थे। बहुत देर बाद वाजपेयी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। तनाव से मुक्त होने के बाद उन्होंने एक जोर का ठहाका भी लगाया था। उसके बाद वाजपेयी अपने घर से बाहर निकले थे, जहां लॉन में सभी प्रमुख संचार माध्यमों के संवाददाता मौजूद थे। वाजपेयी के मंच पर पहुंचने से कुछ सेकंड पहले प्रमोद महाजन ने उस पर भारत का तिरंगा झंडा रख दिया था। उस मौके पर दी जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग को जसवंत सिंह बहुत पहले तैयार कर चुके थे। वाजपेयी ने उस वक्तव्य में अंतिम समय पर एक संशोधन किया। बयान का पहला वाक्य था, आई हैव अ ब्रीफ अनाउंसमेंट टू मेक। वाजपेयी ने अपनी कलम से ब्रीफ शब्द को काटा और फिर घोषणा की, आज 3:45 पर भारत ने 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं। मैं इन सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देता हूं। 2 दिन बाद पोखरण की भूमि एक बार फिर हिली और भारत ने 2 और परमाणु परीक्षण किए। 1 दिन बाद वाजपेयी ने घोषणा की, भारत अब परमाणु हथियार संपन्न देश है।